बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, स्टमक के ही कैंसर से रिलेटेड जब मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई तो मैंने बताया कि सर्जिकल डिसेक्शन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो सर्जिकल डिसेक्शन में बेसिकली हम लोग गैस्ट्रेक्टमी कर रहे होते हैं, या तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर रहे होते हैं या सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी कर रहे होते हैं। अब जितने भी पेशेंट्स हैं जिनकी हम लोग गैस्ट्रेक्टमी करते हैं, तो गैस्ट्रेक्टमी के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि स्टमक एक बहुत जीआईटी का बेसिकली वाइटल ऑर्गन है। ठीक है, मैं ओवरऑल वाइटल ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, वो तो ब्रेन और हार्ट और होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जीआईटी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो आपका स्टमक है, क्योंकि इट इज द मेन एसिड प्रोड्यूसर जो कि जर्म किलर का काम भी करता है, और उसके बहुत सारे और फंक्शन हैं। अब मैं इसकी फिजियोलॉजी पे नहीं जाने वाला, लेकिन आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ इसी लेक्चर के अंदर पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी सिंड्रोम। और बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वाइवा में पूछा जा सकता है, आपके ऑस्पी के अंदर आ सकता है कि पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी सिंड्रोम्स का नाम लिखिए। डोगर के अंदर ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं बताई गई। तीसरी चीज आपको ये बता सकता हूँ बच्चे, कि आपको क्लिनिकली लाइफ में ये बहुत ज्यादा काम आएगी, और खास तौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एससीक्यू की फॉर्म में भी आ जाता होता है। तो इसको लाजमी आप लोगों ने नोट करना है। वॉशिंगटन मैनुअल से मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे ये गिवन है। लेकिन अगर आप लोग ये ही कर लें जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि मेरा ये वाला लेक्चर फुली समराइज्ड फॉर्म में होगा और मैं डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी सिंड्रोम्स के नेम्स क्या क्या है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक को आप लोगों को बताता हूँ। नंबर वन है बच्चे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, आप इसको कर लें पहली हेडिंग जो इसकी वजह से होती है गैस्ट्रेक्टमी की वजह से। नंबर टू के ऊपर बच्चे आते हैं आपके डंपिंग सिंड्रोम्स। ठीक है, और आपको पता है कि जो डंपिंग सिंड्रोम्स होते हैं उनकी टू टाइप्स होती हैं, अर्ली और लेट। डोगर में भी दी हुई है, बेले में भी दी हुई है। तीसरे में बच्चे जो आपका टाइप होता है दैट इज अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस। ठीक है, अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, ये भी कंसिक्वेंस है गैस्ट्रेक्टमी का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे बच्चा आता है रो स्टेसिस सिंड्रोम। ठीक है, जो रो एंड वाई ऑपरेशन करते हैं आप, गैस्ट्रोजेनोस्टमी वाला। और फिफ्थ नंबर के ऊपर बच्चे आता है आपका लूप सिंड्रोम। ये आपके पांच जो कंडीशंस हैं, ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए कि पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी, चाहे हम लोग गैस्ट्रेक्टमी जो है वो किसी भी चीज की वजह से कर रहे हो, कैंसर की वजह से या किसी भी, मोस्ट कॉमनली तो उसी की वजह से करते हैं, तो उसके अंदर ये वाली मैनिफेस्टेशन सामने आ सकती हैं। और आखिरी बच्चे आपने याद रखना है पोस्ट वेगोटमी डायरिया। ठीक है, ये पोस्ट वेगोटमी डायरिया। और आपको एक और बात बताता चलूं कि लूप सिंड्रोम जो है वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, आफ्रंट लूप सिंड्रोम एंड ईफ्रंट लूप सिंड्रोम। ठीक है, अब मैं एक एक की डिटेल आप लोगों को करवाता हूँ। सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे कि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं वो किस किस चीज की होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी कॉम्प्लिकेशंस टोटल 100% है, तो उसके अंदर से जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उससे तकरीबन 30% लोग जो होते हैं वो सफर करते हैं। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज किस किस चीज की वजह से होती है बच्चे? आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, साथ ही साथ बच्चे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ये पांच चीजें आपको लाजमी याद रखनी है। आयरन और कैल्शियम का मैं यहाँ पे ही बताता चलूं कि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं, तो इस वजह से। और एब्जॉर्ब ये बेसिकली स्टमक में नहीं हो रहे, लेकिन एसिडिक एनवायरनमेंट इनको रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से इनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी हो सकती है। दूसरे नंबर पे बच्चे जो आपको मैं कंडीशन करवाऊंगा दैट इज बेसिकली डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम के जो डिफरेंसेस हैं बहुत अच्छे तरीके से डोगर के अंदर दिए हुए हैं, बेले में भी दिए हुए हैं, और मैंने आप लोगों को ये टॉपिक नहीं डिटेल में पढ़ाना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन एक चीज मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा इसके अंदर। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो डंपिंग सिंड्रोम्स होते हैं वो बिलरॉट जो 2 नंबर वाली बिलरॉट 2 गैस्ट्रेक्टमी है उसके बाद कॉमन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह बतानी है कि मैं यहाँ पे वर्बली बोल रहा हूँ, इसको सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक होता है अर्ली डंपिंग सिंड्रोम, दूसरा होता है लेट डंपिंग सिंड्रोम। जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है वो यूजुअली विद इन 30 मिनट्स होता है आफ्टर ईटिंग, और जो लेट डंपिंग सिंड्रोम होता है वो तकरीबन 1 से 4 घंटे के बाद होता है। दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है उसके अंदर नोजिया, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और एक्सप्लोसिव डायरिया और वेजोमोटर सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम के अंदर आपने ये बात कभी भी नहीं बोलनी कि एक्सप्लोसिव किस्म का डायरिया होता है, बहुत ज्यादा प्रोफाउंड डायरिया होता है। अब इसकी वजह क्या होती है बच्चे? वजह इसकी ये होती है कि जब आप खाना खाते हैं तो हाइपर ऑस्मोलर कंटेंट, क्योंकि आपने तो गैस्ट्रेक्टमी किया है तो वो स्टमक तो था नहीं जिसमें से गुजरता, तो फिल फोर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में
एंटर हो जाता है, इतना ज्यादा हाइपर ऑस्मोलर जो आपने खाना पीना किया होता है, उस हाइपर ऑस्मोलर खाने के स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में गुजरने की वजह से जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है पूरी बॉडी में, वो सारे का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, और ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस की मतलब जो आपका ऑस्मोटिक कंटेंट है इंटेस्टाइन में उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ईसीएफ से सारा वहां पे आ जाता है और डायरिया की फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन से और सिग्मॉइड कोलोन और एनस से रिलीज हो जाता है। लेट डंपिंग सिंड्रोम जो होता है बच्चे आपने याद रखना है कि ये बेसिकली एक वेजोमोटर रिस्पॉन्स है, जिसके अंदर आप जब भी खाना खाते हैं तो सडनली आपको हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, और इंसुलिनीमिया के रिस्पॉन्स में आपको फौरन रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि लेट डंपिंग सिंड्रोम की वजह यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स का लोड बहुत ज्यादा गया, उसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज्यादा रिलीज हुई और फिर उसके रिस्पॉन्स में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो इनका ट्रीटमेंट क्या है बच्चे? डंपिंग सिंड्रोम के अंदर सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो मोस्टली नॉन सर्जिकल है, ठीक है, सर्जिकल इसका नहीं होता। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि आप प्रेफर करते हो कि जो मील्स होते हैं वो आप लो, और वो लो हो वॉल्यूम के अंदर, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। यानी कि आप नॉर्मली अगर दिन में 3 वक्त खाना खा रहे हैं ज्यादा बड़े मील्स, तो आप उसको डिवाइड करके 6 to 7 मील्स खाएंगे छोटे छोटे करके। इसके अलावा आपको ये बता दूं बच्चे कि जो आपका लेट डंपिंग सिंड्रोम है उसके अंदर आप लोग कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो करेक्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चे तीसरा सिंड्रोम जो आपको करवाने लगा हूं दैट इज अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस, ठीक है। अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस की वजह क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोस्ट कॉमनली बिलरॉट 2 गैस्ट्रेक्टमी के साथ एसोसिएटेड है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इसके अंदर 3 चीजें जो होती हैं वो कॉमन होती हैं। एक होता है एपिगैस्ट्रिक पेन, दूसरा बच्चे इसके अंदर होता है नोजिया, और तीसरा इसके अंदर होता है बिलियस एमिसिस या बिलियस वॉमिटिंग आप इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहले ये बता दूं कि जो इसका एपिगैस्ट्रिक पेन है वो वॉमिटिंग के थ्रू या मील्स के साथ, सबसे पहली बात कि वो मील्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, वो बगैर मील्स के भी हो सकता है। दूसरी चीज कि वो वॉमिटिंग की वजह के साथ रिलीव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको एक और बात बता दूं कि ये होता किस वजह से है? बच्चे ये होता इस वजह से है कि जो आपका बाइल होता है वो बार बार रिफ्लक्स करता है स्टमक के अंदर, ठीक है। अब देखें गैस्ट्रेक्टमी जो होती है वो टोटल भी होती है सब टोटल भी, तो आप ये देखें कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी सिंड्रोम है, तो पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी से तो ये मुराद हुआ कि आपने स्टमक रिमूव कर दिया, तो फिर बाइल का जो रिफ्लक्स है वो स्टमक में कैसे हो रहा है जबकि स्टमक है ही नहीं। नहीं बच्चे, ये याद रखना है आपने कि टोटल गैस्ट्रेक्टमी जो सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी होती है उसके अंदर पूरा स्टमक तो रिमूव नहीं कर रहे ना कुछ तो स्टमक है आपके पास जो लेफ्ट ओवर है। तो बाइल जो होता है नॉर्मली जो आपका बच्चे की अरेंजमेंट अगर आप लोग देखें तो अरेंजमेंट नॉर्मली ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम का ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये आपका फोर्थ पार्ट, और यहाँ से जजनम जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये देखें कि लिवर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है, तो जो बाइल डक्ट होता है वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रहा होता है, एक्सेसरी भी और मेन भी। अब आपने जब गैस्ट्रेक्टमी कर दी तो पूरे का मतलब मेजर पोर्शन रिमूव कर दिया, तो अगर बाइल बहुत ज्यादा यहाँ पे रिफ्लक्स करता है नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ स्टमक में जाता है, तो आपका जो स्टमक होता है उसके अंदर अल्कलाइन एनवायरनमेंट डेवलप होता है और गैस्ट्राइटिस होने का चांस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखें कि इसका पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये होता है, और इसका ट्रीटमेंट भी बेसिकली यही है। 2 तरह का ट्रीटमेंट है अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस का, एक नॉन ऑपरेटिव और दूसरा ऑपरेटिव। तो नॉन ऑपरेटिव में आप लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं एंड लेकिन छोटे होते हैं वॉल्यूम में, एंटासिड यूज करते हैं, और बाइल एसिड बाइंडिंग रेजल्स जिसके अंदर आपका आता है पॉलीस्टायरामीन, इसको आप लोग यूज करते हैं। लेकिन कहा गया है कि जो नॉन ऑपरेटिव मेजर्स हैं ये बेसिकली इनइफेक्टिव हैं, ये इतने इफेक्टिव नहीं है। सर्जरी जो है बच्चे वो कहा गया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, और आप लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये करते हैं कि रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी परफॉर्म करते हैं। गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, मैं जेजुनेक्टमी नहीं कह रहा, गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कंडीशन पे अगर आप लोग आए तो वो है रॉक्स स्टेसिस सिंड्रोम। रॉक्स रो भी कह सकते हैं, रॉक्स भी, प्लीज मेरी प्रोनाउंसिएशन के साथ परेशान मत होइएगा, जो आपका दिल करता है आप लोग वो कह दीजिए, कोई इसके अंदर मसले की बात नहीं है, बेसिक सर्जरी की बातें आपको पता होनी चाहिए।
सबसे पहली बात ये है कि आपको ये पता हो कि जिन लोगों के अंदर रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी होती है, जो कि मैं गैस्ट्रोएंटेरोस्टमी या गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी होती है, जो कि अभी मैंने ट्रीटमेंट के तौर पे भी बताई है अल्कलाइन रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस में, उन पेशेंट्स में रॉस स्टेसिस सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। और बच्चे ये बेसिकली होता इस वजह से है कि आपका जो पेस सेटर होता है, पेस सेटर से बच्चे पेस सेटर बेसिकली ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर और आपके जीआईटी में इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजाइल होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कैजाइल जो होते हैं, तो इनका बेसिकली काम ये होता है कि ये गट की मोटिलिटी को, पेरिस्टालसिस को, उसका जो बेसल रिदम होता है उसको मेंटेन रखते हैं। तो जब आप गैस्ट्रेक्टमी करेंगे या आप इंटेस्टाइन का कोई पोर्शन काट रहे हैं, तो आप उनके पेस मेकर सेल्स को भी तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी कैसी होती है, अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखानी है। तो आप ये देखें कि जब आप उनका पेस मेकर जो सेल है उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर तो आपका गड़बड़ पैदा होगी इस जीआईटी के अंदर। इस ऑल्टर्ड मोटिलिटी की वजह से, इस ऑल्टर्ड पेरिस्टालसिस की वजह से, इस ऑल्टर्ड बेसल रिदम की वजह से एब्डोमिनल पेन, नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, जो कि खास तौर पे खाने के बाद एग्रेवेट होते हैं। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली रॉक्स स्टेसिस सिंड्रोम है, और इसके अंदर नियर टोटल गैस्ट्रेक्टमी जो होती है वो यूजफुल होती है। अगर आपने सब टोटल किया तो उसको नियर टोटल में चेंज कर दें। उसके बाद बच्चे आपको ये बताता चलूं कि जो पांचवा सिंड्रोम है वो है लूप सिंड्रोम। कि लूप सिंड्रोम्स क्या होते हैं। तो बच्चे लूप सिंड्रोम्स करने से पहले आप लोगों को इमेज दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इमेज काइंडली देख लीजिए, ये है जिसके अंदर इसने बताया कि नॉर्मली स्टमक ये है, फॉर एग्जांपल ट्यूमर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है। ये जो डॉटेड लाइंस वाला पोर्शन है, डैश लाइंस वाला, इस पोर्शन की गैस्ट्रेक्टमी कर रहे हैं। जब आप स्टमक यहाँ से रिमूव किया तो जो ऊपर प्रॉक्सिमल पार्ट होगा स्टमक का, इसको आप लोग जोड़ देंगे यहाँ पे जजनम के पार्ट के साथ। अब आपको ये बता दूं कि ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, दिस वन इज द थर्ड पार्ट एंड दिस वन इज फोर्थ पार्ट। इसके नीचे से जजनम स्टार्ट हो रही है। तो जजनम का जो फर्स्ट ट्रांसवर्स लिम्ब होता है, जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है, उसके साथ जोड़ देते हैं आप स्टमक को। ये देखें, जजनम को उठा के मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये जो सारे का सारा प्रॉक्सिमल पोर्शन बचा ड्यूडेनम का, इसका मैंने एक इसको सील कर दिया, इसका ड्यूडेनल स्टम्प बना दिया। ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज के पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर अर्ली कॉम्प्लिकेशन में यही आता है कि ड्यूडेनल स्टम्प का लीकेज होता है। ठीक है। तो जजनम को जब मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो उसको हमने कह दिया गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी, यानी कि हमने स्टोमा यानी कि एक ओपनिंग क्रिएट कर दी गैस्ट्रोएसिड ये स्टमक और जजनम के बीच में। जजनम के अंदर बीच में नॉर्मली तो ओपनिंग कोई भी नहीं थी ना, उसको हमने एक तरफ से काट के इंसिजन दे के स्टमक के साथ जोड़ दिया यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है। तो अब आप लोग बच्चे ये देखें कि जहाँ पे जजनम इन कांटेक्ट है स्टमक के साथ, इससे प्रॉक्सिमल जो पोर्शन है ये ड्यूडेनम वाला, ये बेसिकली रॉक्स एंड वाई गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी का आफ्रेंट लिम्ब है। ठीक है। ये आफ्रेंट लिम्ब है, और जो स्टमक से आगे पोर्शन है जजनम का, ये बेसिकली आपका इफरेंट लिम्ब है। मैं दोबारा इस बात को बता दूं कि स्टमक से पहले जजनम, बेसिकली जहाँ पे जजनम इन कांटेक्ट है स्टमक के साथ, यहाँ से पहले जो ड्यूडेनम का पोर्शन है ये आफ्रेंट लूप है, और जो जजनम के बाद आ रहा है ये वाला, ये इफरेंट लूप है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपके दो तरह के सिंड्रोम्स कौन से होते हैं, लूप सिंड्रोम्स। लूप सिंड्रोम्स के अंदर बच्चे मैंने आपको बता दिया कि आफ्रेंट लूप कौन सा, इफरेंट लूप कौन सा। दूसरा बच्चे मैं आपको ये भी बता दूं कि बिलरॉट 2 गैस्ट्रेक्टमी के बाद जो है वो बहुत ज्यादा लूप सिंड्रोम्स कॉमन होते हैं। अब आपको ये बताता हूँ कि इसकी जो फर्दर कैटेगरी है, आफ्रेंट लूप सिंड्रोम और इफरेंट लूप सिंड्रोम, इनका बेसिकली क्या चक्कर है, ये इनके अंदर होता क्या है। जी बच्चे, वॉशिंगटन मैनुअल के अंदर जो कॉमन वजह इसके अंदर लिखी है वो ये लिखा है कि आफ्रेंट लूप जो ड्यूडेनम का होता है, क्योंकि वो फ्री होता है, ठीक है, वो फ्रीली सस्पेंडेड होता है। जैसे मैंने आपको भी ये दिखाया, अभी मैं फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फ्री है बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ पैंक्रियास के साथ इन कॉन्टैक्ट है। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है तो वो तो फ्री ही है। तो चूंकि ये वाला एंड जो होता है ये फ्री होता है, तो इसका चांस होता है किंक होने का। नंबर 2 इसका वॉल्व्यूलस हो सकता है, और नंबर 3 इसकी इंटरनल हर्निएशन हो सकती है। और बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल हर्निएशन की कॉमन साइट कौन सी होती है जीआईटी में। इंटरनल हर्निएशन की कॉमन साइट होती है फोरामेन ऑफ विंस्लो या एपिप्लोइक फोरामेन। वहां पे विसरा जो होते हैं वो जाके फंस सकते हैं। तो इसकी वजह से आफ्रेंट लूप जो होता है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और जो इफरेंट लूप है उसके अंदर क्या हो सकता है बच्चे, इफरेंट लूप का ये है कि जो आपने स्टमक और जजनम के बाद जो आपका लूप आ रहा है उसके अंदर इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन वैसे ही
हो सकती है। उसकी मतलब रीजन जो है वो इसने मेंशन नहीं की हुई कि किस वजह से, लेकिन ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेशन है इफरेंट लूप की, जो उसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन होती है। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पेट में मतलब एब्डोमिनल पेन आपको रह सकता है, ठीक है, और वॉमिटिंग की कंप्लेंट भी हो सकती है। इन दोनों के अंदर बच्चे ये वाली बात है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि आफ्रेंट जो लूप सिंड्रोम है, इसको डायग्नोज करते हैं हम बाय नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ठीक है, और जो इफरेंट वाला है इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं बाय बिलियस वॉमिटिंग। और याद रखिएगा कि दोनों के अंदर एब्डोमिनल पेन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एक के अंदर नॉन बिलियस और एक के अंदर बिलियस क्यों है? बच्चे बात ये है कि देखो ये आपके दो डक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो लिवर के कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ मिलके यहाँ पे ओपन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि जो आफ्रेंट लूप है ये ट्विस्ट कर गई है, ये ट्विस्ट कर गई है इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा एरो है, तो आप ये देखो कि जो बाइल यहाँ पे पोर हुआ होगा और जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन यहाँ पे पोर होंगी, यहाँ पे अगर ट्विस्ट कर जाए लूप, तो क्या यहाँ से आगे जा सकेगा? नहीं, वो तो यहाँ से आगे नहीं जा सकेगा। तो आपको वैसे भी जो वॉमिटिंग होगी वो नॉन बिलियस होगी। अगर अभी भी आपको ये मेरी बात क्लियर नहीं हुई तो काइंडली आप लोग ये वाली डायग्राम एक दफा देखें जो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एसोफेगस, ये स्टमक का पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ये बनाया आपका आफ्रेंट, और ये आपका जजनम यहाँ पे बना दिया। ये मैंने ड्यूडेनम यहाँ पे शो की और ये मैंने जजनम शो कर दी इस पॉइंट पे। अब मैं कहता हूँ कि जो बाइल डक्ट है वो यहाँ पे इस जगह पे खुल रहा है, ठीक हो गया, और जो किंकिंग है, जो साइट ऑफ लीजन है वो ये है। अगर यहाँ पे किंकिंग है तो यहाँ पे जितना भी बाइल होगा क्या वो आगे जा सकेगा? नो, वो आगे नहीं जा सकेगा। तो इसलिए जो वॉमिटिंग इसके अंदर होगी वो नॉन बिलियस होगी, सिर्फ स्टमक के कॉन्टेंट्स ही वॉमिट आउट होंगे और जजनम के। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर तो आपका जो बाइल है जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वो तो यहाँ तक आ सकता है ना, तो वो यहाँ से ऊपर डिफ्लेक्ट करके वॉमिटिंग में भी जा सकता है। तो इफरेंट लूप सिंड्रोम के अंदर बिलियस वॉमिटिंग आपको मिलती है। उसके बाद बच्चे आखिरी जो कंडीशन मैंने आपको बताई वो थी पोस्ट वेगोटमी डायरिया। और पोस्ट वेगोटमी डायरिया एक बहुत कॉमन कंडीशन है उन लोगों में जिनमें ट्रंकल वेगोटमी की जाए। मैंने आपको बताया था कि वेगोटमी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो पोस्ट वेगोटमी डायरिया उनके अंदर कॉमन होता है। आई होप बच्चे कि मैंने आप लोगों को जो स्टमक के लूप सिंड्रोम्स हैं ये अच्छे तरीके, गैस्ट्रेक्टमी पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी सिंड्रोम्स हैं, ये अच्छे से समझा दिए हैं। ये 6 सिंड्रोम्स आपकी टिप पे होने चाहिए जब भी आपसे कोई पूछे कि अगर आपकी बॉडी में स्टमक नहीं होगा तो क्या होगा, तो आपने ये 6 बातों का की फॉर्म में आंसर देना है और ये हेडिंग्स आपने देनी है और 2-2 3-3 लाइनों में इनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है अगर आपको कभी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आता है या फिर आपको एमसीक्यू बेस्ड चीजें आती हैं। अल्लाह हाफिज।